नमस्कार, मैं डॉक्टर विजयनारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम विभाग शिक्षा संकाय तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस पाठ्यक्रम में हम मानव शरीर की रचना कैसे होती है, उसमें माता पिता का क्या शारीरिक गुणों का हस्तांतरण होता है, कैसे एक छोटा सा कोष हमारे शरीर का निर्माण प्रारंभ करता है और बहुत अधिक कोषों से युक्त हो जाता है। ये कोष क्या होते हैं, ये सेल्स क्या होते हैं, इन सेल्सों का निर्माण कैसे होता है, कैसे माता पिता के द्वारा एक संतान की उत्पत्ति होती है, उसमें उनका क्या गुणसूत्र होता है, कौन से ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, कौन से ऐसे जीन्स होते हैं जो माता पिता के गुणों को अपनी संतानों में हस्तांतरित करते हैं और यह परंपरा उनकी अनवरत चलती रहती है। यही कारण है कि प्रत्येक माता पिता की जो संतानें होती हैं उसमें माता और पिता दोनों के समान गुणसूत्र, पित्रैक जिसे कहते हैं, जीन्स जिसे कहते हैं, वे उसके अंदर गुणों का संवाहक का कार्य करते हैं। यानी एक पुत्र के अंदर, एक लड़के के अंदर माता के और पिता के दोनों कई पीढ़ियों के जो वंशानुक्रम होते हैं, जो उनके पूर्वजों के गुण होते हैं, वे स्थानांतरित होकर के आते रहते हैं। इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता ये दोनों लंबे हैं तो संतानें उनकी लंबी होती हैं, लेकिन फिर छोटी नाटी बौनी भी हो जाती हैं। कारण यह है कि अगर उसमें से कोई एक लंबा है, कोई छोटा है, संतान में जो उसके पितरैक के गुण आएंगे, हो सकता है वो माता पिता से ही ना आकर के माता पिता के भी पूर्वजों के द्वारा जो पितरैक हैं, जो गुण हैं, जो जीन्स हैं, वे उनके अंदर हस्तांतरित होकर के आ जाते हैं। इसीलिए कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता दोनों यदि गोरे हैं लेकिन संतान उनकी काली क्यों होती है। उसका मूल कारण ही होता है कि जो पितरैक होते हैं, जो जीन्स होते हैं, जो माता पिता के गुणों को लेकर के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, चलते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। कभी वे सुप्त हो जाते हैं, कभी प्रबल हो जाते हैं। जब सुप्त अवस्था में रहते हैं तो वह उनके जो व्यक्त गुण हैं जब आकर के प्रभावशाली होते हैं, किसी पीढ़ी में जाकर के जब वे जागृत हो जाते हैं, तब वहां पर वे पुनः अपने उस गुण को प्रभावित करते हैं, उपस्थित कर देते हैं। यही कारण है कि कभी कभी जो बुद्धिमान माता पिता हैं उनकी भी संतानें मूर्ख होती हैं, क्योंकि उनके वंश में, उनकी परंपरा में, उनके पूर्वजों में कोई न कोई ऐसा जरूर रहा होगा जो मंद बुद्धि का रहा होगा, मूर्ख बुद्धि का रहा होगा। तो वह गुण जो उसका था 2-1 पीढ़ियों तक सुप्त था, लेकिन वह सुप्त गुण पुनः जागृत हो गया, प्रभावित हो गया, और जैसे वो प्रभावशाली हुआ तैसे ही वह किसी न किसी पीढ़ी में जाकर के अपने गुणों को दिखाना शुरू कर देता है, प्रकट करना शुरू कर देता है। और यही लक्षण जब उसके प्रकट होते हैं तो देखा जाता है कि एक ही माँ बाप की तमाम संतानें जो होती हैं उसमें कोई बुद्धिमान होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई मूर्ख होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है। एक ही माँ बाप की संतानें कोई बहुत लंबी होती है, कोई बहुत छोटी होती है, कोई बौनी होती है, कोई मध्यम स्तर की होती है। आखिर ऐसा क्यों? कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ सांवले होते हैं। रूप रंग के आधार पर, काठी के आधार पर, लंबाई चौड़ाई के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, व्यक्तित्व के अनुकूलता के आधार पर, सहनशीलता के आधार पर, समायोजन के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, सृजनात्मकता के आधार पर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं भिन्नता उसमें आनी शुरू हो जाती है। कुछ समानताएं, कुछ असमानताएं। ऐसा क्यों होता है? इसका मूल कारण क्या है? तो इसे हम जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है, जो माता पिता के गुणों को वंशजों को प्राप्त होती हैं, उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं, उसे को हम हेरिडिटी कहते हैं। तो ये वंशानुक्रम क्या है, हेरिडिटी क्या है? आइए इसकी दो परिभाषाएं पहले देखते हैं। देखिए, वंशानुक्रम या हेरिडिटी, वंशानुक्रम का क्या होता है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। इसको रूथ बेनेडिक्ट ने कहा है कि यानी वंशानुक्रम क्या है? माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले
गुणों का नाम है। अर्थात माता पिता के द्वारा जो भी कुछ गुण अपने संतानों में पहुंचाए जाते हैं, हस्तांतरित किए जाते हैं या स्वयं चलकर आ जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी या वंशानुक्रम कहते हैं। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, जेम्स ड्रिबर ने कहा है। अर्थात माता पिता के जो भी गुण हैं, चाहे वो शारीरिक गुण हो, चाहे मानसिक गुण हो, चाहे सामाजिक गुण हो, जब वे बच्चों में हस्तांतरित होकर के आते हैं, उनकी पीढ़ियों में, अगले वंशजों में आते हैं, तब उसी को हम हेरिडिटी वंशानुक्रम या वंश परंपरा के नाम से मानते हैं, जानते हैं। अब वंशानुक्रम की प्रक्रिया प्रासद ऑफ हेरिडिटी चलती कैसे है, यानी मानव के शरीर में यह परंपरा आगे कैसे बढ़ती है। जिसे कहा जाता है कि हम मानव हैं, अर्थात मनु के पूर्वज हैं। हमारे मनु क्या है? पूर्वज हैं, हम उनकी संतानें हैं। तो मनु के द्वारा उत्पन्न होने के कारण हम मनुष्य या मानव कहलाए। अब ये मानव की जो परंपरा रही है, जैसे कहा जाता है कि एक पौधा होता है तो उसके बीज में ही उसका पूरा आकार छिपा रहता है, और जो उसका वातावरण होता है, जो उसका नर्चर होता है, जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं, वातावरण पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगर बीज अच्छा है, पौधा उसमें से अच्छा जागृत होगा, विकसित होगा, निकलेगा। लेकिन अगर वातावरण का पर्यावरण जो है, जो माहौल है, परिवेश है, अगर वो अच्छा नहीं होता है तो वह पौधा अच्छा पोषण प्राप्त नहीं करता है। इसीलिए किसी भी मानव के शरीर के निर्माण में माता पिता का जो योगदान होता है वह उसके केवल वंशानुक्रम को, अर्थात गुणसूत्रों के, उसके गुण या पित्रैकों को, जीन्स के आधार पर होता है, जो उसके संवाहक के रूप में दर पीढ़ी चलते रहते हैं। लेकिन जो वातावरण होता है, जो उसका एक कल्चर डेवलप होता है अलग से, वह मूल रूप से उसके परिवेश पर निर्भर करता है। कारण कि अगर वातावरण उसका समर्थ होता है, अच्छा होता है, तो कभी कभी खराब पौधे भी अच्छे वातावरण पड़ करके वे अच्छे फलों से युक्त होने लगते हैं। तो कहने का प्राय है कि किसी भी मानव के शरीर को, विकास को, उसकी वृद्धि को, उसका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर जो देखा जाता है तो जो संतानों में जो गुण आते हैं, जो स्वयं जन्मजात मिलते हैं, वे वंशानुक्रम हेरिडिटी के रूप में ही आते हैं। इसलिए वंशानुक्रम की विशेषता को हम पहले देखते हैं, इसके बाद फिर हम वातावरण को देखते हैं। तो वंशानुक्रम से प्राय है कि माता पिता के द्वारा हस्तांतरित जो गुण संतानों में आते हैं उसी को हम हेरिडिटी या वंशानुक्रम कहते हैं। अब ये वंशानुक्रम अर्थात माता पिता के द्वारा जो संतान के शरीर का निर्माण हो रहा है, जो उसके अंदर तमाम प्रकार के गुण आ रहे हैं, वे गुण आते कैसे हैं, वे वंशानुक्रम बनते कैसे हैं। तो जैसे कहा जाता है कि मानव का जो शरीर है, इस शरीर का निर्माण तमाम छोटे छोटे कोषों से, सेल से हुआ है, और प्रत्येक कोष धीरे धीरे क्या करता है, वह अपने के दुगने में जाता है। यानी अगर एक कोष से निर्माण हुआ शरीर का, तो फिर वह 1 से 2 होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16, 32, 32, 64, ऐसे क्रम में वह बढ़ता चला जाता है, अर्थात वह उसका डबल होता चला जाता है। तो कहा जाता है कि प्रारंभ में केवल एक कोष ही होता मानव शरीर के निर्माण के लिए, लेकिन उन कोषों का धीरे धीरे जब 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 इत्यादि के रूप में वृद्धि होती है तो ये संयुक्त कोष में बदल जाते हैं। और ये जो संयुक्त कोष जायगोट जो होते हैं, इन्हें संयुक्त कोष को हम जायगोट कहते हैं। और ये जायगोट 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि में वृद्धि होते हैं। और ये संयुक्त कोष बनते कैसे हैं? संयुक्त कोष को बनने के लिए जो प्रक्रिया होती है वह है पितृकोष और मातृकोष, अर्थात पिता और माता। यानी माता पिता के द्वारा एक एक कोष लेकर के तब जाकर के वह संयुक्त कोष बनता है। मानी पिता के द्वारा जो स्पर्म होता है उसे हम पितृकोष कहते हैं, और माता के द्वारा जो ओवम होता है, अंड होता है, उसके आधार पर उसे हम क्या कहते हैं, मातृकोष लेते हैं। अर्थात एक मातृकोष और एक पितृकोष, जिसको हम उत्पादक कोष कहते हैं। इन्हीं उत्पादक कोषों के सम्मिलन से हम संयुक्त कोष का निर्माण कर पाते हैं। यानी जब तक स्पर्म और ओवम माता पिता के एक एक गुण कोष जो हैं नहीं मिलते हैं, तब तक संयुक्त कोष नहीं बनता है। यानी उत्पादक कोष कौन हुआ? माता और पिता का एक एक सेल्स जो होते हैं, जो क्रोम्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर
संयुक्त कोष का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। अब ये जर्म या सेल्स होते हैं, उत्पादक कोष, ये भी बढ़ते संख्या में कैसे हैं? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि की तरह से। यानी उत्पादक कोषों की वृद्धि ठीक उसी तरह से होती है जिस प्रकार से संयुक्त कोषों की वृद्धि होती है। अब प्रत्येक उत्पादक कोष में भी 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 गुणसूत्र माता के और 23 गुणसूत्र पिता के होते हैं। यानी 23 जोड़े गुणसूत्र मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 46 हो जाते हैं। तो जो 46 गुणसूत्र है, इसमें से 23 माँ के और 23 पिता के होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जो 23 जोड़ा है, उसमें से केवल एक ही गुणसूत्र माँ का, एक गुणसूत्र पिता का मिलकर के फर्टिलाइज होते हैं, निषेचित होते हैं, और उसी के आधार पर उस शरीर का निर्माण संयुक्त कोष के रूप में होना शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि जो 46 गुणसूत्र या 23 माता पिता होते हैं, वे 23 गुणसूत्रों में प्रत्येक गुणसूत्र कम से कम 40 से 100 जीन्स को, माने पितृक को, माता पिता के उस गुणों को संवाहक करता है, ढोता है। अगर देखा जाए, अगर एक गुणसूत्र के अंदर 40 से 100 पितृक गुणों को वहन करने की क्षमता है, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर इसका एवरेज हम 40 से 50 के बीच में लेते हैं, तो आप देखेंगे कम से कम 800 से 1000 गुणसूत्र, यानी जो गुण होते हैं माता पिता के, वे अपने संतानों में स्थानांतरित होना शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि कुछ माता पिता तो बहुत ही ओजस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, उद्यमी होते हैं, लेकिन संतानें आलसी हो जाती हैं। कारण क्या है? केवल वो माता पिता की देन नहीं है, बल्कि उसमें उनके दादा परदादा, नाना नानी परनाना आदि के गुणों का भी सम्मिश्रण पितृक उसके अंदर जीन्स आ रहे हैं, जो अपने गुणों को विकसित करते हैं, कभी प्रकट करते हैं, कभी शुद्ध कर लेते हैं। यही कारण है कि कभी कभी अच्छे लोगों के बीच में भी खराब संतानें आ जाती हैं, कभी कभी बुरे लोगों के अंदर भी अच्छी संतानों की उत्पत्ति होती है। यानी मानव शरीर का जो विकास होता है, वह मूल रूप से उनके पितृक पर होता है, उनके जीन्स पर आधारित होता है, उनके माता पिता के उस वंश परंपरा पर आधारित होता है, जिसके आधार पर वे काले, गोरे, नाटे, दुबले, पतले, बुद्धिमान, मूर्ख, मंद आदि रूप में उत्पन्न होना शुरू होते हैं। और ये वंशानुक्रम अगर ना होता, तो शायद किसी भी जाति का जो स्थान है, जो उसकी आज उपस्थिति है, वह नष्ट हो जाती। क्योंकि इस पर तमाम प्रकार के रिसर्च हुए, तमाम प्रकार के शोध हुए, जिसमें एक शोध मूल रूप से लिया जाता है मेंडल का, जिसको हम रिग्रेशन थ्योरी कहते हैं, प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं। इनका ये सिद्धांत अर्थात मेंडल ने एक प्रकार से ऐसा प्रयोग किया वंशानुक्रम पर, उन्होंने कुछ मटर को लिया, जिसमें कुछ शुद्ध बड़ी मटर थी और कुछ शुद्ध छोटी मटर थी, माने बड़ी और छोटी मटर जो शुद्ध थी, उन दोनों को मिश्रित करके उसकी बुआई कर दिया। उसमें से जब देखे कि दोनों को जो अगला उसमें से उत्पादन हुआ, तो सारी मटरें कैसे निकली? वे सब बड़ा संकर थी, अर्थात छोटी बड़ी के मिक्स में थी, ना तो बहुत बड़ी थी ना तो बहुत छोटी थी। और इसके बाद उन मटरों को, बड़ा संकर मटरों को पुनः उन्होंने बोया। जब उसकी बुआई किया तो उससे जो उत्पादन हुआ, तो उसमें उन्होंने देखा कि शुद्ध बड़ी मटर जो है 25% के रूप में है, बड़ा संकर मटर 50% और शुद्ध छोटी 25%, यानी 25% शुद्ध बड़ी मटर और 25% शुद्ध छोटी मटर निकली। और 50% जो था वह क्या था? बड़ संकर मटर के रूप में उसका उत्पादन हुआ। यानी जो चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते समय शुद्ध हो गई थी, यानी पहली पीढ़ी में शुद्ध और बड़ी मटर थी, लेकिन उसमें से जो बड़ी मटर की जो शुद्धता या छोटी मटर जो शुद्धता थी वह समाप्त हो गई, शुद्ध हो गई, और सब मटर क्या हो गई? बड़ संकर हो गई। लेकिन जब फिर उसी को अगले उत्पादन के लिए डाला गया, तो उसमें से जो उत्पादन हुआ, उसमें से शुद्ध बड़ी मटर अर्थात जो शुद्ध हो गई थी, वह पुनः जागृत अवस्था में आ गई, प्रबल गुणों से युक्त हो गई, वह प्रकट हो गई। तो शुद्ध बड़ी मटर 25%, बड़ी वर्ण संकर 50% और शुद्ध छोटी वर्ण संकर माने शुद्ध छोटी 25%। कहने का प्राय है कि कभी कभी जो गुण होते हैं माता पिता के, वे अपनी संतानों में जाकर के
सुप्त हो जाते हैं, लेकिन जो प्रभावशाली गुण होते हैं माता या पिता के, उस समय वे जो सुप्त गुण होते हैं उनको दबा देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। लेकिन वो निष्क्रिय होने के बावजूद भी किसी न किसी पीढ़ी में जाकर के वो प्रभावशाली होते हैं, जागृत हो जाते हैं, स्वयं को प्रकट कर देते हैं। जब वो प्रकट करते हैं तब वहीं पर जो कहा जाता है कि परिवार का जो कल्चर है, परिवार का जो एक तरह से रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, कद काठी, स्वरूप, रंग इत्यादि निर्भर होता है, वह कहीं न कहीं चेंज होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। उसका मूल कारण यही है कि हमारे पितृकों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे माता पिता के उस पूर्वजों का, वंश परंपरा का कहीं न कहीं कोई ऐसा गुण सूत्र आज हमें हमारे अंदर वहन हो रहा है, प्रकट हो रहा है, जिसके आधार पर हमारे रूप, रंग, लंबाई, चौड़ाई, कद काठी सब में कुछ ना कुछ विभिन्नता आने शुरू हो जाती है। इसी को मेंडल ने प्रत्यागमन का सिद्धांत कहा, रिग्रेशन का सिद्धांत कहा, जिसका मूल अर्थ क्या होता है? अधिक जागृत या प्रबल गुण जो होते हैं सुप्त गुण को निष्क्रिय कर देता है। सुप्तावस्था में रहने वाले व्यक्त गुण जब प्रकट होकर मुख्य गुण का रूप ले लेते हैं तो यह स्थिति प्रत्यागमन का रूप धारण कर लेती है। यानी जो प्रबल गुण होता है, जागृत गुण होता है, वह सुप्त माने जो गुण थोड़ा सा सुप्त होता है, कमजोर होता है, उसको निष्क्रिय कर देता है। लेकिन वह निष्क्रिय गुण, वह सुप्त गुण जब प्रकट होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर के तीसरी या चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं में जाता है, तो वहां पर वह सुप्त गुण फिर प्रकट अपने को व्यक्त कर देता है। और जब व्यक्त कर देता है यानी कि जो गुण सुप्त था वह पुनः आगमन, वह पुनः उत्पन्न हो गया। इसी को प्रत्यागमन, प्रत्यागमन कहा जाता है। यानी हमारे प्रत्येक के गुण जो हैं, हमारे पूर्वजों के जो गुण हैं, जो उनके शारीरिक या मानसिक बनावट रही है, जो उनकी बौद्धिक क्षमता रही है, वह कहीं न कहीं किसी न किसी पीढ़ी में सुप्त होती है, माने अप्रकट हो जाती है, और कहीं पर वह जाकर के प्रकट होती, व्यक्त हो जाती है। तो जब अव्यक्त होती है तो उस समय हमें नहीं कह सकते कि हमारे उन पूर्वजों के जो गुण हैं, जो उनके अंदर की जो मानसिक क्षमताएं हैं, या उनकी जो शारीरिक प्रकार के जो रूप, रंग, लंबाई, चौड़ाई के भाव थे, वे नष्ट हो गए, बल्कि वे पड़े रहते हैं, सुप्त रहते हैं। किसी न किसी वंश परंपरा में वह आकर के जरूर जागृत होते हैं। यही कारण है कि मानव का जो शरीर होता है वह एक पीढ़ी से दर पीढ़ी, माने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। उसकी बनावटें, उसकी रूप रंग, उसकी बुद्धि, उसकी सहनशीलता, उसकी सृजनशीलता, इन सारी चीजों में वे पितृक जो होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वे माता के कम से कम 7 वंशजों तक, पूर्वजों तक, और पिता के 7 पूर्वजों तक, आगे पीछे तक वे गुण संवाहक के रूप में आगे बढ़ते रहते हैं। वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, बस केवल ये होता है कभी सुप्त हो जाते हैं, कभी जागृत हो जाते हैं। जागृत अवस्था में उनके गुण प्रकट होते हैं, सुप्त अवस्था में उनके गुण जो होते हैं सुप्त हो जाते हैं, अर्थात अव्यक्त होते हैं। इस तरह से आपने देखा कि मानव शरीर का निर्माण होने में किन किन चीजों की आवश्यकता है। यानी सबसे पहले एक छोटा कोष होता है जिसे एकल कोष कहते हैं। उस एकल कोष से शरीर का निर्माण प्रारंभ होता है। उसमें भी एकल कोष में एक माता और पिता दोनों का मातृकोष, पितृकोष, स्पर्म और ओवम, जिसे उत्पादक कोष कहा जाता है, इसके आधार पर प्रारंभ होता है। और इस उत्पादक कोषों में भी 23 जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें से केवल एक गुणसूत्र ही माँ का, एक गुणसूत्र पिता का, मिल करके वह मानव शरीर को जो है बनाने की संरचना का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके आधार पर जाइगोट, संयुक्त कोष बनता है। और उस संयुक्त कोष में अगर देखा जाए तो वह संयुक्त कोष तो होता है केवल एक जोड़ा, लेकिन वह धीरे धीरे अपने को दूना करता चला जाता है। 2 से 4, 8, 16, 32, 64 आज की संख्या में बढ़ाता चला जाता है। इस तरह से एक शरीर का निर्माण जो होता है, एक कोष से प्रारंभ होकर के एक महान विशालकाय शरीर के रूप में तमाम असंख्य कोषों के द्वारा वह निर्मित होता है। अब कहा जाता है कि जो मानव शरीर है, जो स्त्री पुरुष हैं, तो उसमें कैसे ये निर्धारित होता है कि संतान लड़की होगी या लड़का होगा। इसके लिए जो सिद्धांत दिया गया है उसमें होता है एक तरफ पुरुष, दूसरी तरफ स्त्री। पुरुष के अंदर जो गुण होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो यक्ष और वाई के रूप में होते हैं, और स्त्री के अंदर वही यक्ष के रूप में होते हैं।
जब पुरुष का Y और स्त्री का X गुणसूत्र एक साथ मिलते हैं तब वहां पर जो संतान होती है वह लड़का होती है, मेल होती है। लेकिन जब वही स्त्री का X और पुरुष का X गुणसूत्र दोनों एक साथ फर्टिलाइज होते हैं, निषेचित होते हैं, तब संतान क्या होती है, वह फीमेल अर्थात लड़की के रूप में होती है। तो X अगर समान गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़की होती है, और जब वही XY माने दोनों असमान गुणसूत्र एक साथ मिलते हैं तब वहां पर संतान लड़के के रूप में होती है, मेल के रूप में होती है। ये इसका रूल है। इसी तरह से मेंडल ने कुछ चूहों पर अपना प्रयोग किया था। कुछ काले चूहे थे, कुछ सफेद चूहे थे, दोनों को उन्होंने एक साथ रखा। उसके बाद जो संतान उत्पन्न हुई सब काली हुई, सारे चूहे काले निकले। फिर उन काले चूहों को साथ रखा गया, उसमें से जो संतानें आई अगली, उसमें से कुछ काली कुछ सफेद हुई, कुछ काली और सफेद मिक्स में हुई। इस तरह से उन्होंने जिस तरह से उसको आगे बढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि जो सफेद चूहे थे वो पुनः दूसरी तीसरी पीढ़ी में जाते जाते पूरी तरह से अपने उस पूर्व के गुणों से युक्त हो गए, और जो काले चूहे थे वे अपने पूर्व गुणों से प्रभावित हैं। इस तरह से जो प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है, अर्थात जो गुणों का संवाहक होता है, स्थानांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वह कभी प्रकट होता है, व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त होता है। जब व्यक्त होता है तो दिखाई पड़ता है, जब वह अव्यक्त होता है तो उसमें दिखाई नहीं पड़ता है। इसका तात्पर्य नहीं निकाला जाना चाहिए कि अब वो सारी चीजें जो पितरों की थी, जो पूर्वजों की थी, अब समाप्त हो चुकी है, बल्कि वह कहीं न कहीं प्रकट होंगी। किसी न किसी पीढ़ी में उनको उत्पन्न होना है, प्रकट होना है, व्यक्त होना है। यही कारण है जो संतानें होती हैं, एक ही माता पिता हैं, अगर दोनों बुद्धिमान हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, फिर भी संतानें कभी मूर्ख होती हैं, कभी मंदबुद्धिक होती हैं, कभी प्रतिभाशाली होती हैं। कभी कभी देखा जाता है कुछ मूर्ख माता पिता हैं लेकिन उनकी संतानें बहुत बुद्धिमान होती हैं। कारण तो माता पिता का केवल नहीं है योगदान, बल्कि उनके माता के अपने पूर्वजों का और पिता के अपने पूर्वजों का, उनके कुछ ना कुछ जीन्स ट्रैक जो हैं वे गुणों को संवाहक रूप में उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मूर्ख माता पिता की संतानें कभी बहुत बुद्धिमान होती हैं। इसका कारण होता है कि उसके वंश परंपरा में कोई इस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति जरूर रहा होगा, चाहे नाना नाना परदादा दादी कुछ भी ऐसे जरूर हैं जो अपने उन संवाहक गुणों के द्वारा अपनी पीढ़ियों में स्थानांतरित करते हुए चलते रहते हैं। तो जब गुण प्रकट हो जाते हैं तब हम उसे मान लेते हैं कि यह गुण अब हमारे अंदर आ चुका है, हमारे संतानों में आ चुका है। जब वो अप्रगट होते हैं तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो नष्ट हो चुका, बल्कि कहीं न कहीं उसकी उत्पत्ति पुनः होनी है। तो इस तरह से मानव शरीर का निर्माण होता है, उसमें वंशानुक्रम का बहुत बड़ा योगदान होता है। यही कारण है कि जैसे माँ बाप वैसी संतान की एक जो कहावत है वह परंपरा आज भी चलती चली आ रही है। अगर हम मानव के वंशज हैं, मनु के वंशज हैं, तो हमारा रूप रंग उस मानव के रूप में ही होगा। हम काले, गोरे, लंबे, चौड़े, कम बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन सबके सब क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं। बस उसका इतना कल्चर देखा जाता है अलग से। अगर माता पिता दोनों पढ़े लिखे हैं तो संतानें लगभग क्या होती हैं परसेंटेज में, वो पढ़े लिखी बुद्धिमान होती हैं। लेकिन अगर दोनों मूर्ख होते हैं तो संतानों का जो एवरेज होता है बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंस का, उसमें वह कहीं न कहीं दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए परंपरा को अगर सही बनाकर रखना है तो हमें इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि अपनी संतानों को पढ़ाएं लिखाएं, जिससे उनके जो हेरिडिटी है, जो उनके जीन्स हैं, वे आगे चल करके धीरे धीरे उसमें कुछ न कुछ बदलाव ला सकें। तो अगर ये मानव शरीर की संरचना संबंधित जो वंशानुक्रम का सिद्धांत है, जो उसका एक नियम है प्रत्यागमन का, रिग्रेशन का, अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, इसको शेयर करिए, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए।